हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अभिनव, आपका भाई, आपका शिक्षक आपके सामने उपस्थित हुआ हूं आज 12th क्लास के सिलेबस डिस्कशन को लेकर के। जनरली बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये एक प्रश्न है कि सर कुछ वीडियोस डाल करके और आपकी वीडियोस नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोगों ने पर्सनली कॉल किया। मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि कुछ घटनाएं घटित हुई थी और एक बहुत समस्या हो जाती है जब एक ऑफलाइन सेटअप करने वाला या ऑफलाइन पढ़ाने वाला शिक्षक ऑनलाइन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करे तो इसके लिए समय निकालना और बहुत सारी चीजें आती हैं। खैर, उस पर हम बात नहीं करते। आज मैं जनरली आप लोगों के सामने क्यों पेश हुआ हूं, मैं आप सबके सामने पेश हुआ हूं 12th क्लास की सिलेबस डिस्कशन को लेकर के। जनरली हम लोग एक सीरीज लाने वाले हैं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। धीरे धीरे वो सीरीज लॉ के विद्यार्थियों के लिए भी, आपका 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी और अन्य क्लासेस के लिए भी आएंगी। परंतु आज मैं 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे विद्यार्थी जनरली फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमें उस चैप्टर में से पढ़ना क्या है। क्योंकि मैं आपको एक बता दूं कि विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत एक तो हम खुद पढ़ना नहीं चाहते, दूसरी चीज हम चाहते हैं कि चीजें कम से कम पढ़ी जाए। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं जनरली बताना चाहूंगा, आप जनरली आप अपने साथ भी रिलेट करके देख सकते हैं कि कई बार हम अपनी तैयारी बहुत बेहतर करके जाते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे वाला होता है वो कम तैयारी करता है, रात के में पढ़ता है और हमसे ज्यादा मार्क्स ले आता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका रिवीजन नहीं किया, या हमें नहीं पता था कि हमें उतनी ही चीजों को पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा जीवन में जरूरी ये होता है कि अनैतिक चीजों को थोड़ा सा बाहर निकाला जाए और नैतिक चीजों पर अधिक से अधिक वर्क किया जाए। खैर, क्लास की हम स्टार्टिंग करते हैं और ज्यादा जो भी डिस्कशन है या फिर आपका कोई भी प्रश्न है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हम उसका कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका जवाब दें, ताकि हमारी जो क्लासेस हैं वो चीजें बेहतर तरीके से हो सके। खैर, आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो सिलेबस डिस्कशन है। किसकी? तो वो बता देता हूं, पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को सामान्यतः हम हिंदी में राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, इसे राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं। विज्ञान और शास्त्र में क्या अंतर है, जनरल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। विज्ञान हम जनरली इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी नियम कानून बनते हैं, जिस प्रकार लेबोरेटरी के अंतर्गत चीजों को प्रैक्टिकल किया जाता है, वैसे ही हमारे ऊपर भी बहुत सारे नियम कानून लागू करके हमारे ऊपर प्रैक्टिकल किए जाते हैं। संभवतः यही कारण है कि बहुत सारे विद्वानों ने इसे राजनीति विज्ञान की संज्ञा दी है। इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य हैं जिनको हम नकार नहीं सकते, लेकिन समझने की दृष्टि से आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को समझ सके। दूसरा है शास्त्र। शास्त्र शब्द जनरली जिस चीज के पीछे लगता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना। यदि मैं समाज के पीछे अगर इस चीज को लगा दूं तो आप ध्यान रखना कि वो समाज शास्त्र का मतलब होता है समाज का अध्ययन करना। ठीक है। अर्थशास्त्र के पीछे लगा दूं तो जनरली उसका मतलब हो जाएगा अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों का अध्ययन करना। मानव शास्त्र के पीछे लगा, मानव के पीछे अगर शास्त्र लगा दूं तो मानव शास्त्र का मतलब यानी मानव के जीवन और जिन चर्चाओं या मानव से जुड़ी तथ्यों का क्या करना, चर्चा करना। यानी कि बेसिकली एक शब्द जो हमने सीखा वो शास्त्र। ठीक है, हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे आते हैं। तो आज मैं क्या कराने वाला हूं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पर किसका? क्लास 12th का। क्लास 12th का ये एक बोर्ड एग्जाम है। कहां का? सीबीएसई का। ठीक है। तो जनरली सामान्य अर्थों में कहा जाए तो सीबीएसई के क्लास 12th के राजनीति विज्ञान के सिलेबस की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, सिलेबस का डिस्कशन हम जनरली ये नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, 4 चैप्टर है तो इन चारों को पढ़ना है, नहीं। हम लोग ये समझेंगे कि हमें जो एग्जामिनर चैप्टर दे रहा है उसके पीछे उसकी मंशा क्या है और कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि अब जो क्लासेस आपकी रहने वाली है वो ऐसी रहने वाली है जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर देता हूं। ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। जो कंटेंट मैं ऑफलाइन प्रोवाइड कराता हूं वही कंटेंट मैं ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा आपके साथ। बस हाँ, थोड़ा सा बेहतर यह है कि ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम डाउट को उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते जितना ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत तुरंत पूछ सकते हैं। बट कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपका यदि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डाल दे ताकि हम उस तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं
पॉलिटिकल साइंस की। देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमें दो बुकें पढ़नी है, ये हमें सबको ध्यान रखना है। पहला है एक विश्व का इतिहास पढ़ना है हमें, और एक भारत का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। 12th क्लास के अंतर्गत विश्व का और भारत का दोनों हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि ये बताइए सर कि अगर इसको पढ़ करके हमें फायदा क्या होने वाला है। देखिए सभी विद्यार्थी जो राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं उनको विश्व के अंतर्गत चल रही राजनीति के बारे में जानना आवश्यक है। राजनीति क्या होती है, इतिहास क्या होता है, समाजशास्त्र क्या होता है, इस पर हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो राजनीतिक विज्ञान विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको विश्व की और भारत की दोनों जानना जरूरी है। विश्व की क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के संबंध कई सारे देशों के साथ हैं। ठीक है, जिन देशों के साथ हमारे संबंध है वहां की क्या स्थिति रही है, कैसे वो उभर कर आए हैं, और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हम लोग अपनाते हैं उनको भी हम जान सके, इसलिए जरूरी है विश्व को पढ़ना। ठीक है, और भारत का तो हमें इसलिए ताकि हमें विश्व में, क्योंकि हमारे राजनीति पढ़कर ही बहुत सारे लोग राजनेता होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, तो उन पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हमने तो देखा कि हमारी पुस्तक के अंतर्गत लिखा हुआ है समकालीन। ठीक है, देखो बच्चों कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। समकालीन का मतलब होता है समान काल के लिए। अब इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि समकालीन हम क्यों पढ़े। देखो जनरली कई बार क्या होता है कि जब आपको कुछ चीजें ना समझ में आए तो आप इनको तोड़ के देख लिया करो। ठीक है, आधे से ज्यादा चीजें वहीं आ जाएंगी और जहां गलत होगा वहां पर बैठे हुए हम उसको समझाएंगे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, हमारे पास दो चीजें हैं। पहला ये क्या कह रहा है, विश्व, और ये कह रहा है भारत। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि हमें कब से पढ़ना है, क्योंकि इतिहास हम बहुत सॉरी राजनीतिक विज्ञान बहुत प्राचीन से नहीं पढ़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो है जब से जीवन स्टार्ट हुआ है तब की राजनीति पढ़ना, नहीं। एक क्राइटेरिया दिया गया है, एक समय काल दिया गया है, उस समय काल के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो अब प्रश्न उठा कि विश्व में और भारत में इनकी कहां से घटनाएं हमें पढ़नी है। तो जनरली हम 1945 के पश्चात, ध्यान रखना सभी विद्यार्थी, 1945 के पश्चात की घटना हम लोग जनरली पढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने तो 1947 की आजादी से पहले पढ़ा है, ये भी 1945 के बाद का ही है। या बहुत सारे कहेंगे कि सर हमने तो शीत युद्ध पढ़ा है 1991 और बहुत सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता से स्टार्ट हो रहा है हमारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसकी भी कड़ी कहीं ना कहीं जो है, वो जो आप 1991 से पढ़ने की कह रहे हो, नहीं, उसकी भी कड़ी कहीं ना कहीं 1945 से ही जुड़ी हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, जरा समझना इस बात को। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि विश्व में और भारत में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए विश्व के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना होता था वो पढ़ना होता था हमें शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। अब बहुत सारे विद्यार्थी पहले मुझे टोकने लगे, अरे रुक जाओ भैया, मुझे पता है कि चैप्टर आपका कट गया है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि आप पहले जान तो लो। देखो शीत युद्ध एक ऐसी घटना है जो जस्ट 1945 के बाद हुई थी। अब फिर वही प्रश्न, चलो बता ही देता हूं भाई, 1945 पे मत अटको तुम लोग, चलो मैं बता ही देता हूं कि 1945 पे हम क्यों अटके। देखिए जनरली किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले जब हम कोई पुस्तक लिख रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा एंड पॉइंट क्या है। भाई सिंपल सी बात है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करने बैठेंगे या कोई और एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे, सबसे पहले जरूरी क्या है, सबसे पहले जरूरी है कि भाई हमें स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। वैसे ही आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी तो स्टार्टिंग पॉइंट कहीं होनी चाहिए। तो विश्व के अंतर्गत जनरली आपसे एक बहुत सिंपल समझो, एक बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। जनरली हुआ यूं कि भाई विश्व में जब किताब लिखने वाला विद्वान बैठा, चलो कहानी के रूप में बताता हूँ। जब किताब लिखने वाला एक विद्वान बैठा तो उसने सोचा कि यार कहानी लिखी कहां से जाए, कहानी लिखी कहां से जाए। कहानी लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी कि यार पॉइंट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखा यार विश्व के अंतर्गत क्या चीजें चल रही हैं, तो विश्व के अंतर्गत कोई ऐसी चीज जो सबको पता हो। सबको क्या पता है, जो सबके साथ घटित हुई हो। सबके साथ क्या घटित हुई है, तो देखा गया कि विश्व युद्ध एक ऐसा चीज है जो जनरली सबके साथ घटित हुआ है, और उसका इफेक्ट किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक समाज पर नहीं पड़ा, जबकि पूरे विश्व के अंतर्गत पड़ा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर हमने तो ब्रिटेन, फ्रांस और जो है इटली, जर्मनी ही पढ़ा है। बेटा रुक जाओ, जनरली ये वो देश थे जिन्होंने बहुत सारे देशों पर क्या बना रखा था, उपनिवेश बना रखा था। जब इन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत इनका कब्जा और देशों पर था। जैसे ब्रिटेन भी उस टाइम पीरियड पे क्या था, गुलाम था। भाई इंडिया गेट अब जो देखते हैं विद्यार्थी, तो इंडिया गेट के अंतर्गत जो आप देख रहे हो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत मरे हुए विद्यार्थी लोग, सॉरी हमारे सिपाही नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत भी जो मरे हुए जो सिपाही हैं, जो मरा मरा कहना सब मैं माफी चाहता हूं, मरा सब नहीं, उन्हें शहीद कहेंगे, क्योंकि वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ठीक है,
तो जितने भी व्यक्ति शहीद हुए, जितने भी जो है सिपाही हमारे शहीद हुए हैं, उनका नाम वहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम बहुत डीप में नहीं जा सकते, तो उस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे कि आखिर 1914 1939 वाले क्यों लिखे गए, 45 वाले क्यों लिखे गए, बाद की चर्चा है। फिलहाल के लिए वापस आ जाए। देखिए मैंने आपको जनरली क्या बताया, 1945 के अंतर्गत एक घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। अंत होने के पश्चात जापान और भी बहुत सारी जो शक्तियां थी उन वो कहीं ना कहीं टूट गई, और टूटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारे देश, और कई सारे देश जो पहले से कब्जे में थे वो क्या हो गए, आजाद हो गए। तो ऐसी स्थिति में 1945 के बाद पूरे विश्व में एक नई व्यवस्था उभर कर आई थी, और उस व्यवस्था उभर कर तो आई थी, लेकिन जो दो पावरफुल देश थे उन दोनों के बीच में आपस में एक झगड़ा भी लगा दिया था, वो मनमुटाव पैदा हो गया था। और वो मनमुटाव थी जिस मनमुटाव ने कहीं ना कहीं और देशों को भी डेवलप करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, तो कईयों को तबाह करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग विश्व के अंतर्गत भी 1945 के बाद और भारत के अंतर्गत भी 1945 के बाद ही चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जनरली हमें जो पढ़ना है इस टाइम पीरियड पे, अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूं तो सबसे पहले तो चलिए मैं इसको यहां ना लिख करके मैं यहां लिख लेता हूं, जिससे आपको चीजों को समझने में आसानी हो। चलिए, पहले चैप्टर का नाम क्या है आपका? शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, जो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थी इसको कृपया ना लिखें। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो आ रहा है, जो पहला हम लोगों ने बना दिया है, उसे हम कहेंगे दो ध्रुवता का अंत। दो ध्रुवता का अंत। ठीक है, अब एक बात समझना, दो ध्रुवता का अंत हो गया। दो ध्रुवता के अंत के पश्चात जो दूसरा चैप्टर हमारे पास आया है, जो अमेरिकन वर्चस्व था वो हटा दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आया है वो है सत्ता के नए केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र भी हो सकता है, जनरली मैं समझाने की दृष्टि में लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर यहाँ कोई एरर दिखे तो समझ लेना मैंने इसको शॉर्ट में किया हुआ है, वो एरर नहीं है। ठीक है, और जनरली कोई एरर हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, भाई हम भी तो इंसान ही है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो दो ध्रुवता का अंत, सत्ता के नए केंद्र, दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया। भाई सिलेबस डिस्कशन पर हम लोग दो क्लास लेंगे, कहीं आप कंफ्यूज मत होना, ये तो एक सिंपल सा ट्रेलर है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस डिस्कस अगर आपने कर लिया, अगर ये दोनों क्लासेस भी आपने देख ली, तो आप समझ जाओगे कि जो आगे आने वाली क्लासेस वो कितने इंटरेस्टिंग है। पहली चीज तो, और दूसरी चीज, अगर हम सिलेबस को डिकोड कर लें ढंग से, तो आप समझ लो कि 50% तो विजय आपने अभी प्राप्त कर ली। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिलेबस डिस्कशन, जस्ट स्टे विद इट। ओके, तो दो ध्रुवता का अंत, सत्ता के नए केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, और समकालीन दक्षिण एशिया के अंतर्गत आगे जो पढ़ोगे इसके आगे, वो है क्या? अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आप यूएनओ पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा क्या है अंतरराष्ट्रीय संगठन के बाद? कौन बताएगा? चलो कोई नहीं है बताने वाला, फिलहाल मैं ही बताता हूं। यहां पर है आपका सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा लिखा है, चैप्टर लंबा बड़ा है, थोड़ा सा सुरक्षा लिख दिया। ठीक है, ये चीज क्या करना है, यहां पर सुरक्षा आ गया। अब सुरक्षा के बाद क्या आया? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। क्लियर है? और सातवां चैप्टर कौन सा भाई? सातवां चैप्टर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। क्लियर है भाई? अब चलिए, बात समझने वाली बात क्या है, यहां पर यानी आज की क्लास के अंतर्गत जनरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ विश्व के अंतर्गत, यानी वो जो सिलेबस का वो पार्ट जो वैश्विक राजनीति की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। भारतीय वाला वो हम कल की क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। बहुत स्लोली पढ़ना है। देखो विद्यार्थियों, मैं जनरली बताऊं, यूट्यूब मैंने जब ओपन किया तो मैंने देखा कि हजारों की संख्या में बने हुए हैं वीडियोस। मैं कोई अनोखा नहीं हूं या पहली बार नहीं बना रहा हूं, मेरे से पहले बड़े बड़े विद्वान लोग वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने तो 1 घंटे के अंतर्गत, 2 घंटे, 2.5 घंटे के अंतर्गत पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं।
मैं आपकी सुविधा के अनुसार मस्त बात करते हुए, ताकि इसको थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया जा सके, बात करते हुए चीजों को, थोड़ी थोड़ी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ आप छोटे छोटे अगर आधे घंटे भी या 1 घंटे भी आप मेरे साथ बिता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। ठीक है, तो बाकी जो कंटेंट है मैं इसको फिलहाल के लिए मिटा देता हूं। ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ सकें। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सिलेबस डिस्कशन के अंतर्गत हम विश्व राजनीति की बात कर रहे हैं। अब इसको समझना, पहले इसको छोड़ दो, इसको तो छुपा दो जैसे। ठीक है, विश्व राजनीति की स्टार्टिंग कहां से होती है समझना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। वर्ल्ड वॉर की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विश्व राजनीति के अंतर्गत विश्व युद्ध का बहुत बड़ा आयाम है और बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, कब से कब तक हुआ, 1914 से लेकर के 18 तक, 1939 से लेकर के 1945 तक। क्लियर है। 45 में आप सभी को पता होगा कि दो घटनाएं प्रमुख हुई थी। एक 6 अगस्त को हुई थी और एक 9 अगस्त को हुई थी। 6 अगस्त 1945 को एक घटना घटित हुई और 9 अगस्त 1945 को एक घटना घटित हुई। क्लियर है। ये दोनों घटना कौन सी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, फिर भी मैं बताता हूं। ये वो जगह है जब हिरोशिमा हिरोशिमा और ये वो पॉइंट है जब नागासाकी नागासाकी। ठीक है, चलो नाम भी बता देते हैं, कूट नेम, लिटिल बॉय फैट मैन। क्या है भैया, कंफ्यूज नहीं होना। 21 टन याद रखना, 15 टन याद रखना, 15 और 21 टन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, कंफ्यूज मत हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 के अंतर्गत 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जापान की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो जगहों पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त को 9 अगस्त को लिटिल बॉय फैट मैन नामक दो परमाणु बम गिराए गए। एक 15 टन का था और एक 21 टन का था। ये जो आप देख रहे हो जो टन का, ये परमाणु बम इतना रहा कि जापान की अर्थव्यवस्था को पूरा कमजोर कर दिया गया है। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो जापान एशिया के पूर्वी हिस्से में, ये विश्व के पूर्वी हिस्से में और एशिया के भी पूर्वी हिस्से में ही स्थित है। जो 4 छोटे छोटे होसुक्यू, सुकुयू, होकाइडो जैसे छोटे छोटे क्या है, टापुओं में विभाजित है। लेकिन प्रश्न ये है कि मैं आपको बता दूं, जापान ही वो पावर थी जिसने चाइना और रसिया दोनों पर क्या कर रखा था। एक समय था कि उसने अपना कब्जा कर रखा था। तो जापान को इतना छोटा ना समझे, जापान ही एक ऐसा था जिसने अमेरिका की नाक में दम करके रखा था। तो अमेरिका ने जापान को सबसे पहले अपना टारगेट बनाया था। लेकिन एक चीज और बता दूं, अभी सिर्फ इसको माइंड में रखना, इस पर डिस्कस मत करना। जापान के ऊपर परमाणु बम जापान हार मान चुका था, उसके बावजूद भी अमेरिका ने परमाणु बम गिराया। क्यों गिराया, बाद में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना इसको बस। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप सभी के कि विश्व राजनीति की स्टार्टिंग 1945 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त ये पूरी पूरी घटनाएं हुई। उसके बाद एक विश्व के अंतर्गत कोशिश की गई शांति स्थापित करने की, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी हो चुकी थी। और आपको मैं बता दूं कि इस राजनीति के अंतर्गत सबसे ज्यादा यूरोप को नुकसान हुआ, क्योंकि अधिकांश देश, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, रसिया में ही अपने आप को यूरोपीय मानता है, क्योंकि मॉस्को उसकी राजधानी वहीं पर है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ द यूरोप के क्षेत्र को क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। तो नुकसान पहुंचने के पश्चात इन्होंने क्या काम किया, ये अब पूरी तरीके से जीतने के बाद भी हार चुके हैं और बहुत सारे लोग तो हार चुके ही चुके हैं, तो हार मान ली थी इन लोगों ने। ठीक है, लेकिन दो देश ऐसे थे, एक था यूएसए और एक था रसिया।
तो यूएसए ने अपना ग्रुप बना रखा था, रशिया ने भी अपना ग्रुप बना रखा था। तो ये बेसिकली क्या कहलाया, यूएसएसआर कहलाया, और ये यूएसए कहलाया। ठीक है, जो वर्तमान में आज भी यूएसए चल रहा है। ठीक है, तो ये दो देश ये इंपॉर्टेंट क्यों थे, ये दोनों के दोनों अलग अलग महाद्वीप में है, एक इधर है भैया अमेरिका में और एक इधर है रशिया में। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या काम किया कि इन दोनों के बीच में आपस में वैर स्टार्ट हुआ, यही शीत युद्ध कहलाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि जापान जो है रशिया से बहुत दिक्कत में था, और रशिया के ऊपर भी जापान ने कब्जा कर रखा था, अमेरिका को भी उसने तंग करके रखा था। ठीक है, ये दोनों व्यवस्थाएं थी, इसी कारण सबसे पहले टारगेट बनाया गया था जापान को। हालांकि इसके बारे में रशिया को नहीं बताया गया था। ठीक है, तो जापान एक पावरफुल था जो धुरी राष्ट्रों में था। ठीक है, धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जापान पावरफुल था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जापान को सबसे पहले मार गिराया गया, और जापान जैसे गिरा तो जापान के गिरते के साथ ही हम ये देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर ही दो देश बचे, बाकी जितने देश थे वो सब यूरोप में थे, आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। ठीक है, इसी के कारण यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या हुआ, शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है, यानी दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया, और यही मनमुटाव की स्थिति ही क्या कहलाई, आगे चल करके शीत युद्ध कहलाई। तो इस शीत युद्ध के पश्चात हम देखते हैं कि पूरी दुनिया दो ध्रुवों में, एक यूएसए और यूएसएसआर में डिवाइड हो गई। लेकिन इसे दो ध्रुव सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर के कारण ही नहीं कहा गया, इन दोनों की जो थी वो विचारधाराओं में अंतर था। यूएसएसआर साम्यवाद को मानता था और ये पूंजीवाद को मानता था, इसीलिए इन दोनों के बीच में भी एक बहुत बड़ा उत्तर और दक्षिण का जिस प्रकार अंतर होता है, वैसे ही इन दोनों के बीच में अंतर आ चुका था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो घटना है, जो इन दोनों के बीच में मनमुटाव है, वो हमें भी जनरली शीत युद्ध के दौर में पढ़ना होता था। ठीक है, जो अब हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो अब हमें कहां से स्टार्ट करना है, तो अब हमें स्टार्ट करना है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी, तो इसके कारण पूरी दुनिया एक तो पूंजीवाद या साम्यवाद में डिवाइड हो गई थी, यानी पूरी दुनिया दो ध्रुवों में, जैसे नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं, पोल को ही ध्रुव कहा जाता है, उसी तरीके से दुनिया दो भागों में, पूरब और पश्चिम में डिवाइड हो गई थी, जिसके लिए क्या कहा गया, दो ध्रुविता कहा गया। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, दो ध्रुविता का अंत, तो दो ध्रुविता एक तरफ रखो, दो ध्रुविता यानी यूएसए और यूएसएसआर का अंत का मतलब, दो ध्रुविता का अंत तभी होगा जब किसी एक ध्रुव का क्या होगा, खात्मा होगा, या फिर दोनों ध्रुव किसी तरीके से खत्म हो जाए। तो यहां जनरली क्या हुआ कि यूएसए जो था वो पावरफुल ही रहा, और यूएसएसआर टूट करके 14 प्लस अन्य देशों में, रशिया प्लस में 14 अन्य छोटे छोटे स्टेट में, न्यू स्टेट और देशों में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर रशिया का क्या हुआ, अंत हो गया, यानी यूएसएसआर का जो है अंत हो गया, रसिया बना रहा, सॉरी इसके लिए कि रसिया बोला था पहले। तो दो ध्रुवता के अंत के अंतर्गत जनरली हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूएसएसआर जो था, जो हमारा यूएसएसआर है, उसका अंत कैसे हुआ। तो चैप्टर इसीलिए मैंने सिलेबस डिस्कशन टॉपिक रखा है कि हम यहाँ सिर्फ सिलेबस को याद नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ समझ रहे हैं कि आखिर एग्जामिनर वो रख रहा है तो उसके पीछे मंशा क्या है, और हमें इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या है, दो ध्रुवता का अंत, इसके अंतर्गत हम देखेंगे यूएसएसआर। अब भाई सिंपल सी बात है, यूएसएसआर है तो यूएसएसआर का तो अंत हो गया, तो बचा कौन, यूएसए। अब यूएसए बचा तो यूएसए अपनी पावर को तो दिखाएगा, और जब यूएसए अपना पावर दिखाएगा तो यूएसए के पावर दिखाने के कारण हम ये देखते हैं कि सभी लोग तो उसके पक्ष में नहीं रहेंगे, कहीं ना कुछ लोग क्या करेंगे, उसको इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से या सोशल रूप से किसी तरीके से उसको बेट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब मोनोपोली आ जाती है, एक सत्ता का पावर आ जाता है, तो वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूएसए के अगेंस्ट में, पूरी तरीके से अगेंस्ट करना ठीक नहीं है, विकल्प के रूप में कुछ नए देश और कुछ नए संगठन उभर कर आए। संगठन में यूरोपीय यूनियन, आसियान प्रमुख है। ठीक है, देश के अंतर्गत चाइना, जापान, कोरिया वगैरह हमें पढ़ना है। ठीक है, इंडिया भी इसके अंतर्गत है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया समकालीन सत्ता के नए केंद्र। क्यों, सत्ता के नए केंद्र क्या है, सत्ता किसके पास है, यूएसए के पास है, उसके सामने ऑप्शन के रूप में कौन उभर कर आ रहे हैं, कुछ देश और संगठन, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हमें ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेसिकली भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो समकालीन दक्षिण एशिया की बॉर्डर क्या है, तो ध्यान रखना
अगर हम एक मैप बनाएं, उस मैप के अंतर्गत हिंद महासागर से ऊपर, हिमालय से नीचे, और पूरब के अंतर बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच का जो पूरा एरिया आप दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? दक्षिण भारत है, सॉरी दक्षिण एशिया है। तो इसीलिए उन पड़ोसी देश और उन पड़ोसी देशों के बारे में क्या जानेंगे हम लोग कि भाई वहां पर क्या स्थिति थी, भारत के साथ उनकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि उस देश की स्थिति कैसे पता चलेगी? वहां की राजतंत्र से। वहां का राजतंत्र कैसा है, अब यही जानना है कि वहां का राजतंत्र कैसा है। अब प्रश्न उठा, राजतंत्र ही तो नहीं है भैया, तो वहां पर सत्ता कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सत्ता कैसी, तो सत्ता आज के टाइम पीरियड में हम देखते हैं मैक्सिमम जगहों पर लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। तो प्रश्न उठ गया कि भाई यहां पर भी लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे कि अन्य देश है, तो वहां लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और भारत के साथ इनके तालमेल कैसे हैं, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे विश्व के अंतर्गत कोई क्या ऐसी पावर है जो अगर कोई दो लोग लड़ाई कर रहे हैं या दो देश आपस में लड़ रहे हैं, दो देशों के बीच मुद्दा है, तो उसको स्टैब्लिश किया जाए या अन्य मुद्दों पर भी चर्चा किया जा सके। हाँ, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। उसके बावजूद अगर हम देखते हैं कि अगर किसी और प्रकार की घटना घटित हो जाती है विश्व में, चाहे परंपरागत घटनाएं हो चाहे अपरंपरागत, उससे सुरक्षा हमें जरूरी है। वो खतरे, जो घटनाएं हैं, जो खतरे हैं, उससे बचाव के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उसे सुरक्षा के अंतर्गत पड़ेंगी। उसके बाद देखेंगे कि सबसे बड़ी घटना तो पर्यावरण की है इस टाइम पीरियड पे, तो पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सके, पर जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनको किस तरीके से समुचित उपयोग किया जा सके। और साथ ही साथ इसके बाद देखेंगे कि जैसे जैसे देश बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व के अंतर्गत एक ऐसा व्यवस्था उभर कर आ रही है जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण, जहां पर विश्व के अंतर्गत दो देश या दो से अधिक देश आपस में इस प्रकार जुड़ गए हैं तो उनको तोड़ पाना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक देश एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो ये वैश्वीकरण है। तो जनरली मैं सब अगर समअप करूं तो जनरली हम ये देखते हैं इस सिलेबस डिस्कशन के अंदर आज क्या हमने पढ़ा, आज के लिए रिवीजन के लिए बता देता हूं। जनरली हमने विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ा, और विश्व की राजनीति के अंदर हमने देखा कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही है। तो हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग 1945 से होती है, ठीक है, जो शीत युद्ध से, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो अब वो बेसिकली 1991 से होती है कि किस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। दो ध्रुवीयता के अंत के पश्चात सत्ता के नए केंद्र अमेरिका था, अमेरिका के सामने कौन कौन सी पावर है उन पर डिस्कस करेंगे। फिर दक्षिण भारत की स्थिति के बारे में देखा, सॉरी दक्षिण एशिया की स्थिति के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन, सुरक्षा, पर्यावरण और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को सारी क्लासेस मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, बस आपको कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहना है। आपको वीडियोस मॉर्निंग में 10 बजे अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद आप कभी भी देख सकते हैं। जो कोई क्वेश्चन हो आप पिन कर दें, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको उसका उत्तर पर्सनली भी मिल सकता है और वहां पर भी डायरेक्ट मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे फिर इसी समय पे। आप सभी ध्यान रखिएगा, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व की राजनीति के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।